ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड और प्रीपोजिशन। यहाँ एक लाइन आपको दिख रहा है, राहुल इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रीपोजिशन से आपको फिलअप करना है। प्रीपोजिशन का 2 टाइप का यूज आपको जानना चाहिए। एक तो इसका ग्रामर का जो बुक में दिया गया है वो यूज, ठीक है, जैसे कि एट का इस्तेमाल हम लोग छोटे स्थानों के आगे करते हैं, छोटे स्थानों में, इनका इस्तेमाल बड़े स्थानों में, इस तरह का जो यूज होता है। बिटवीन का इस्तेमाल हम लोग 2 के लिए करते हैं, और अमंग का इस्तेमाल हम लोग 2 से ज़्यादा के लिए करते हैं। ये जो यूजेस है, ये यूज़ तो ग्रामर आपको सिखाता है। दूसरा एक यूज प्रीपोजिशन का होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, यानी कि किसी शब्द के साथ वो प्रीपोजिशन फिक्स्ड बैठा रहता है। आप वो यूज से नहीं, बल्कि आपको उसको किस शब्द के साथ वो आ रहा है वो प्रीपोजिशन, उसको याद रखना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है फिलहाल 1 नंबर का, यहाँ पर देखो एडिक्टेड एक वर्ड दिख रहा है आपको। इस एडिक्टेड वर्ड के साथ एक प्रीपोजिशन ऑलवेज फिक्स्ड रहता है, वो है टू का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू, एडिक्टेड टू। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और उसका मीनिंग होता है लत लग जाना या आदी हो जाना, ठीक है। जैसे राहुल इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, यानी कि राहुल गैम्बलिंग का, जुआ खेलने का आदी हो गया है, यानी कि राहुल को जुआ का लत लग गया है। तो एडिक्टेड के साथ हमेशा क्या लगेगा, टू लगेगा प्रीपोजिशन। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन में से है, आपको याद ही रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी प्रीपोजिशन का है। वी शैल डिस्कस द मैटर डैश ए कप ऑफ टी। अब देखो ये कोलोकेशन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, यानी कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला पार्ट नहीं है। इनमें से आपको ऑन का, बिफोर का, विथ का या ओवर का मीनिंग जानना पड़ेगा, तब जाके इसका यूज कैसे होता है, तब जाके आपको इसको बनाना करेक्टली आप बना सकते हो। तो वी शैल डिस्कस द मैटर, ओवर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओवर ए कप ऑफ टी। क्यों ओवर होगा, देखो ओवर का यूज एक तरह से इस तरह से होता है, जैसे टॉम एंड जेरी फेल इन लव ओवर डिनर, यानी टॉम और जेरी डिनर करते हुए प्यार में पड़ गए, ओवर का यूज यहाँ पर हुआ है। अब देखो ओवर के जगह दूसरा यूज मैं कैसे करता हूँ, इसी सेंटेंस को लेता हूँ, टॉम एंड जेरी फेल इन लव विथ डिनर। अब देखो मैंने यहाँ विथ का इस्तेमाल किया, मीनिंग किस तरह से एक प्रीपोजिशन चेंज करता है पूरा सेंटेंस का। टॉम एंड जेरी फेल इन लव ओवर डिनर, इसका मतलब हुआ कि टॉम एंड जेरी डिनर करते हुए, यानी कि डिनर में वो लोग मिले और डिनर करते हुए एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, फेल इन लव हो गए। और यहाँ विथ लगाया हूं तो देखो टॉम एंड जेरी को डिनर इतना अच्छा लगा कि उसे वो बहुत पसंद है, फेल इन लव विथ डिनर हो जाएगा, यानी कि डिनर बहुत अच्छा लगना। तो एक प्रीपोजिशन किस तरह से मीनिंग चेंज करता है देख लो। टॉम एंड जेरी फेल इन लव विथ डिनर, यानी टॉम एंड जेरी को डिनर बहुत अच्छा लगा, इसलिए वे लोग फेल इन लव डिनर से हुए, एक दूसरे से नहीं, डिनर से हुए हैं, डिनर से प्यार में पड़ गए। समझ में आया, यानी कि डिनर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था, डिलीशियस था, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर ओवर करेक्ट होगा, विथ नहीं होगा। कुछ लोग विथ या ऑन समझ सकते हैं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑस्ट्रिच प्रेफर रनिंग। यहाँ पर देखो प्रेफर, जब भी प्रेफर वर्ड आएगा ना, एक प्रीपोजिशन ऑलवेज उसके साथ लगता है टू, यहाँ पर भी टू करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है, और इसका मीनिंग कैसे होगा, देखो प्रेफर के बाद में कोई आपको नाउन मिलेगा, जैसे यहाँ चिरन मिल रहा है ना, रनिंग, ये चिरन नाउन ही है। उसके बाद में कोई एक दूसरा चिरन मिलेगा, जैसे कि यहाँ फ्लाइंग है, ये भी नाउन है। इन दोनों के बीच में कंपेरिजन का बात आएगा प्रेफर में, ठीक है, और टू लगा रहेगा उसके बीच में, दोनों नाउन के बीच में। मीनिंग क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मीनिंग क्या है, मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा पसंद टी है, चाय है। उसी तरह से यहाँ ऑस्ट्रिच प्रेफर रनिंग टू फ्लाइंग, ऑस्ट्रिच को उड़ने से ज़्यादा पसंद क्या है, दौड़ना। तो प्रेफर को याद रखो, प्रेफर के साथ क्या लगता है, टू को याद रखो, जिस तरह इससे पहले एडिक्टेड के साथ भी टू लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैन वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट। देखो अक्यूज्ड के बाद में आपको कोई ऐसा एक्टिविटी मिलेगा जो, तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का बात करेगा, जैसे थेफ्ट बोलो या मर्डर बोलो, ठीक है। द मैन वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ऑलवेज अक्यूज्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ऑफ लगता है। मीनिंग इसका क्या होता है, इल्जाम लगाना या फिर दोषारोपण करना। द मैन वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यानी कि उस आदमी पर चोरी का इल्जाम लगा है। तो अक्यूज्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है, इसको आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन के तौर पे याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेविड लीव्स डैश द बस स्टैंड। अब ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला नहीं है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है इसके यूसेज को आपको जानना होगा, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।
देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्रॉस। क्योंकि अक्रॉस का क्या मतलब होता है? अक्रॉस का मतलब होता है टू द ऑपोजिट साइड। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? डेविड रहता है बस स्टैंड के ऑपोजिट साइड में, उस पार में, बस स्टैंड के पार रहता है। तो अक्रॉस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत अच्छा है ग्रामर का क्वेश्चन, नरेशन का। तो नरेशन दो पार्ट का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हमको एक डायरेक्ट स्पीच में नरेशन दिया गया है, ही आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग, और हमको इनडायरेक्ट बनाना है। तो देखो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाते वक्त, नरेशन चेंज करते वक्त, या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करते वक्त, वाइस वर्सा, 3 मुख्य रूप से चेंजेस आता है। पहला चेंजेस को बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन चेंज। देखो यहाँ पर आर लगा है, यानी कि ये वर्ब है, और यहाँ पास्ट टेंस है। ये आर भी पार्ट है, ये आर एस पार्ट है। मैं इतना भी समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये नरेशन एक क्वेश्चंस में आपको सीख जाएगा, आप एक क्वेश्चंस में नहीं होगा, एक वीडियो ही मैं फ्यूचर में आपको बना के दे दूंगा। तो जब भी आर भी पास्ट टेंस में रहेगा ना, तो टेंस चेंज लागू होता है। तो प्रेजेंट टेंस पास्ट में बदली हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि आर का वाज वेयर होगा, और आर का वाज वेयर एक ही ऑप्शन में है, ये देखो आई वाज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी को देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं पर भी आर का वाज वेयर और हुआ ही नहीं है। यहाँ तो डिड हो गया, यहाँ एम हो गया है, और यहाँ तो है ही नहीं कोई प्रीपोजिशन आर के, ये कोई वर्ब आर के लिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर भी डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस, इनडायरेक्ट में हमको बनाना है। विराट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रवि अराइव्ड ऑन मंडे इन्वर्ट कॉमा क्लोज। तो देखो यहाँ पर क्या लगा है? अराइव्ड, V2 है, और जब टेंस चेंज होता है तो V2 चेंज होता है हैड प्लस V3 में। तो हैड V3 कहाँ लगा है? ये देखो यहीं पर है, और कहीं पर भी हैड V3 आपको नहीं मिलेगा, दिख रहा है ना? तो यह करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी को देखने का जरूरत नहीं है। तो टेंस चेंज, वर्ब चेंज जो अच्छा से समझता है, या जो तीनों चेंजेस में इससे पहले बात किया, वो इजीली नरेशन बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी देखो, द गर्ल सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। तो देखो वर्ब क्या है यहाँ पर? एम चेंज होगा किसमें? वाज वेयर में, टेंस चेंज के हिसाब से। तो देखो यहाँ पर लगा है वाज, और कहीं पर एम के लिए वाज लगा है, यहाँ इज लग गया, यहाँ इज लग गया, यहाँ भी इज लग गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कुछ भी चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत या मुहावरा जैसा, सेइंग्स या इडियम बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो एक तरह का ही है प्रोवर्ब भी। तो फेमस प्रोवर्ब वगैरह एग्जाम में पूछता है अक्सर, यहाँ पर भी पूछ रहा है। तो बेटर फेट कम्स नेवर, ये तो कोई प्रोवर्ब नहीं है। ठीक है, बेटर लेट देन ईवर, ये भी नहीं है। बेटर लेट देन नेवर, ये भी नहीं है। ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बेटर लेट देन नेवर। मतलब क्या होता है? देर ही सही, लेकिन कभी नहीं से तो अच्छा है ना देर। यानी कि यू समझ लो, ये मिलता जुलता एक इंग्लिश में और प्रोवर्ब है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से तो अच्छा है कुछ ना। उसी तरह से देर सही, लेकिन अगर कभी नहीं, नेवर से तो अच्छा है ना लेट, ये कहने का मतलब है। देखो ऑप्शन सी और डी में ना, इन दोनों ऑप्शन में एक ही जैसा है दोनों सेंटेंस, बस एक फर्क है यहाँ पर देन। देन का स्पेलिंग को देखो, यहाँ ई लगा है और यहाँ ए लगा है, तो ए वाला करेक्ट होगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, और बेटर कंपैरेटिव डिग्री वाला है तो वर्ड है ना। इस तरह से आप पकड़ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट प्रोवर्ब आपसे फिर से पूछ रहा है। तो करेक्ट प्रोवर्ब यहाँ पर क्या है? तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यही है करेक्ट प्रोवर्ब, पहला वाला ही करेक्ट है, ये तो फेमस है। भौंकने वाला कुत्ता कभी नहीं काटता, जानते हैं ना हिंदी में, बस वही इसका कहावत है इंग्लिश में। नेक्स्ट प्रोवर्ब भी चुनना है, एम्प्टी वेसल्स मेक मोस्ट नॉइज, यही है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका भी। यानी कि खाली बर्तन अक्सर ज्यादा शोर करते हैं, ये इसका मीनिंग है। असल में तो हम लोग कहावत को बहुत जगह यूज कर सकते हैं ना, जैसे कि जिसका नॉलेज कम होता है वही ज्यादा बकवास करता है, इस तरह भी बोल सकते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, हिंदी में ये भी कहा जा सकता है ना। तो एम्प्टी वेसल्स मेक मोस्ट नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी प्रोवर्ब हमको ढूंढना है, एंड्स वेल इज ऑल, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही। ऑल्स यानी कि ऑल इज है, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब यहाँ पर ईज है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला बोलते हैं ना हिंदी में, बस उसी का ये इंग्लिश फॉर्म है। और ये एक फेमस बुक का भी नाम है। दरअसल कॉमेडी एक बुक है, प्ले दरअसल एक्यूरेट अगर बात करो, नाटक प्ले, और वो कॉमेडी जॉनर का है। और जो हमारा दुनिया का इंग्लिश लिटरेचर में सबसे
महान प्ले में से एक, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये एक प्ले है। मैं कॉलेज में पढ़ा भी था, हमारे सिलेबस में था। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रोवर्ब पूछ रहा है और करेक्ट आंसर इसका है ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ए स्टिच इन टाइम सेव्स फाइन। देखो 9, फाइन, 5, 10 बाकी सब सेम है, यही फर्क है। ऑप्शन यही पहला वाला ही करेक्ट है, 9 आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि जब प्रॉब्लम छोटा हो ना तभी आप उसको डील करो, समाधान कर लो ना। अगर आप छोड़ दोगे तो वो फिर बड़ा प्रॉब्लम का रूप धारण करेगा, फिर आपको समाधान करने को नहीं मिलेगा, आप समाधान नहीं कर पाओगे फिर। ये इसका अंदरूनी अर्थ है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग पूछ रहा है, मीन्स सेम एज, एक तरह से सिनोनिम पूछ रहा है। तो सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है प्रगतिशील या फॉर्मल, अच्छा शिष्टाचार वाला, गुड मैनर वाला पर्सन, या हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करने वाला आदमी, तो उसको सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सेम एज मीनिंग बोल रहा है, सिनोनिम बोल रहा है। तो फंकी नहीं होगा, फंकी तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। फंकी मतलब आवारा टाइप का, लफंगा। ब्रश्क का मतलब होता है इसका शिष्टाचार का जिसमें कमी हो, बैड मैनर वाला, तो ये भी एक तरह से ऑपोजिट है। जेंटल का मतलब गुड होता है, जेंटिल का मतलब भी अच्छा ही होता है, गुड होता है, भला। तो सी और डी दोनों एक तरह से इसका आंसर है, लेकिन करेक्ट आंसर ज्यादा डी मेरे ख्याल से होना चाहिए, जेंटिल। रॉग यहाँ पर एक वर्ड है, इसका आपको उल्टा मीनिंग वाले शब्द को चुनना है। तो रॉग का मतलब होता है कोई बदमाश टाइप का आदमी। तो रास्कल, क्रूड, स्काउंडर, ये सभी इसका क्या है, सिनोनिम है। हमको तो चाहिए ऑपोजिट, तो ऑपोजिट होगा ऑप्शन सी, स्क्रैपलेस। स्क्रैपलेस का मतलब होता है ऑनेस्ट पर्सन एक तरह से। ठीक है, ईमानदार टाइप का व्यक्ति को हम लोग स्क्रैपलेस कह सकते हैं। तो ये ऑपोजिट हो गया इस तरह से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आफ्टरनून नैप, इसका मतलब पूछ रहा है करेक्ट विच वन ऑफ द विच इज द करेक्ट वन फॉर एन आफ्टरनून नैप। नैप का मतलब होता है कोई शॉर्ट स्लीप, कोई छोटा समय के लिए नींद जो लेते हैं हम लोग। तो दोपहर के खाने के बाद में, आफ्टर लंच, हम लोग जो नींद थोड़ा सा लेते हैं ना, थोड़ा सोते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको इंग्लिश में एक खास शब्द के नाम से जानते हैं और वो बोलते हैं सिएस्टा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सिएस्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। सिएस्टा मतलब एन आफ्टरनून नैप। नेक्स्ट बोला रिफर्बिश का मतलब क्या होता है। देखो रिफर्बिश का मतलब होता है कोई चीज को रिबिल्ड करना, रिपेयर करना या रिबिल्ड करना। ठीक है, किसके लिए, फॉर इम्प्रूवमेंट, और बढ़िया दिखाने के लिए एक तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिवैम्प। देखो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, मतलब बनाना। ठीक है, और फैब्रिकेट का मतलब भी एक तरह से बनाना ही होता है, लेकिन डिसीव करने के लिए लोगों को, एक तरह से छलावा, ठीक है, धोखा देने के लिए। तो रिवैम्प इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कोई बिल्डिंग है उसको आप कुछ और रिबिल्ड कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, ताकि वो और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो, अच्छा दिखे। करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, ऑपोजिट आपसे मांग रहा है किसका, प्लेंटी एक वर्ड है, इसका ऑपोजिट मांग रहा है। तो प्लेंटी का मतलब होता है बहुतायत, यानी कि बहुत ज्यादा। तो मेनी का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, अबंडेंट का मतलब ह्यूज, मतलब विशाल या बड़ा। तो ये तीनों बी सी डी, ये तीनों तो प्लेंटी का एक तरह से सिनोनिम है। तो हमको क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए ना, ऑपोजिट मीनिंग वाला चाहिए। तो ये इनसफिशिएंट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, अपर्याप्त यानी कि जो कम हो। तो प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा, इनसफिशिएंट मतलब कम। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर वर्ड दिया गया है 4, इसमें करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है। अब आपको चुनना है। देखो करेक्ट, कितना आपको लगेगा इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछता है। आप देखो तो ऑप्शंस को कि किस तरह से एक एक लेटर आपको जानना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, असैसिनेशन में होता है ASSASSINATION। बाय द वे असैसिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मर्डर, मर्डर ही होता है। लेकिन ये कैसा, ये खास जो कोई बड़ा व्यक्ति होता है, रिनाउंड पर्सन, फेमस व्यक्ति होता है, जैसे कि कोई नेता वगैरह, उन लोगों का जब हत्या हो जाता है तब हम लोग असैसिनेशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी वाज डन बाय नाथूराम गोडसे ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी का हत्या कर दिया गया था। तो असैसिनेशन वर्ड महात्मा गांधी के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो तो आम इंसान, आम शख्सियत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्टली स्पेल फिर से पूछ रहा है, क्यू, क्यू यहाँ पर है सभी में, स्पेलिंग देखो ये वाला करेक्ट है, QUEUE, ये होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइन या रो बोल सकते हैं, पंक्ति जिसको बोलते हैं ना,
तो उसको क्यू बोलते हैं, कोई लाइन पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिनोवेशन कौन सा करेक्ट स्पेलिंग वाला है रिनोवेशन? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, RENOVATION, रिनोवेशन, यही करेक्ट है। ठीक है, बाकी करेक्ट नहीं। तो रिनोवेशन का मतलब क्या था? वही रिपेयर करना, रिबिल्ड करना, रिनोवेशन मतलब। अब देखो नेक्स्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर से, इंडिपेंडेंस। कितना कॉमन वर्ड है, हम लोग यूज करते, 15 अगस्त को मनाते भी हैं इंडिपेंडेंस डे। क्या आपने स्पेलिंग पर कभी ध्यान दिया? ये एग्जाम में पूछ चुका है। देखो देखो, इंडिपेंडेंस में शुरू में तो आई आता है, और उसके बाद में जब भी कोई वोवेल आएगा वो एक ही वोवेल आएगा, रिपीट होगा, ई। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आई के बाद कौन सा वोवेल आएगा? ई आएगा, ये याद रखो आप लोग इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, उसी तरह का टुमारो का भी अक्सर पूछता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन। अब देखो मैसेज, ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। मैसेज भेजते हैं ना, स्पेलिंग पर कभी आप ध्यान दिए हैं? मैसेज, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, MESSAGE, ये है करेक्ट आंसर। ये सब आपको लग रहा होगा इतना आसान एग्जाम में आता, हाँ, क्योंकि आप ऑप्शंस को देखो तो कितना क्लोजली रिलेटेड है ऑप्शन। ठीक है भाई। तो एक और वर्ड होता है MASSAGE, इसका क्या मतलब होता है? मसाज, मालिश करना, जो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ सिंगल एस हो गया इसलिए ये नहीं होगा, डबल एस, MASSAGE। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है।